ठीक है, चलो तो बुक के एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक मैं ये बता देता हूँ एक बार। रिलेशन का टॉपिक हम कर चुके हैं। फंक्शन, मैंने फंक्शन में तुम्हें 12th क्लास के लिए टाइप्स बताए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन टाइप्स। अब कैटेगरी ऑफ टाइप्स ये सब देखें तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास 1-1 फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन दो टाइप के होते हैं, या तो 1-1 इनटू होगा और या फिर 1-1 ऑनटू होगा। सेकंड टाइप है मैनी वन। अब मैनी वन फंक्शन भी दो टाइप के होंगे, या तो मैनी वन इनटू होगा या फिर मैनी वन ऑनटू होगा। तीसरा है टाइप ऑनटू। अब ऑनटू फंक्शन है तो फिर ये या तो 1-1 होगा या फिर मैनी वन होगा। और फोर्थ कैटेगरी है इनटू, और अगर इनटू है तो या तो 1-1 इनटू होगा या मैनी वन इनटू होगा। कल मैंने इस तरह से नहीं एक्सप्लेन किया था, अब तक तुम्हें ये पता लग गया कि कौन सा 1-1 है और कौन सा 1-1 नहीं है। तो जो 1-1 नहीं है वो मैनी वन है, कौन सा ऑनटू है और जो ऑनटू नहीं है वो इनटू है। तो 1-1 नहीं है तो मैनी वन है, और ऑनटू नहीं है तो इनटू है। अब इनटू के साथ मैनी वन, इनटू के साथ 1-1, सब चीज़ें आ गई। इसका डायग्राम देखते हैं, बस डायग्राम से क्लियर है तो तुम्हें समझ में आ गई बात। मेरे को डायग्राम बताने हैं बस। ये ए है सेट और ये बी है, सही है। 1-1 है, हर एक की डिफरेंट है, और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो कैसा होएगा इनटू। ये कैसा हो गया 1-1 है और ऑनटू है, क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है कोडोमेन में, और एक के लिए एक है। मैनी वन के साथ इनटू देखना है, मैनी वन के साथ इनटू, ये तो ये क्या आ गया मैनी वन और इनटू। मैनी वन के साथ ऑनटू देखना है, इतना भी काफ़ी है वैसे। लो मैनी वन के साथ ऑनटू हो गया। ऑनटू के साथ 1-1 देखना है, यही बनेगा। ऑनटू भी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, और 1-1 भी है। ऑनटू के साथ मैनी वन देखना है, मैनी वन ऑनटू और ऑनटू के साथ मैनी वन एक ही बात है, इसीलिए वो रिपीट करेगा। 1-1 ऑनटू, 1-1 ऑनटू, सेम बात है। मैनी वन करना है और ऑनटू भी करना है, ठीक हो गया। अब इनटू के साथ 1-1 करना है, 1-1 इनटू में सीख लिया हमने वैसे, एक एक्स्ट्रा। अब मैनी वन के साथ इनटू करना है, एक एक्स्ट्रा। मैनी वन भी हो गया, इनटू भी हो गया। है कोई दिक्कत? ये सारे डायग्राम क्लियर है, कुछ भी नहीं पूछना, समझ में आ गई बात। बाइजेक्टिव कौन सा होगा, बाइजेक्टिव कौन सा होगा? ये बाइजेक्टिव होगा और ये बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव वो होता है जो 1-1 भी होता है और ऑनटू, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव इम्प्लाइज बाइजेक्टिव। तो 1-1 भी होगा और ऑनटू भी होगा। तो ये 1-1 भी है, ऑनटू भी है, ये 1-1 भी है और ऑनटू भी है। जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसके अंदर डोमेन और कोडोमेन दोनों की कार्डिनैलिटी सेम होती है। इसमें भी दो ही एलिमेंट है, इसमें भी दो ही एलिमेंट है, किसी में भी एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उस फंक्शन के अंदर a टू b अगर फंक्शन है तो b टू a भी डेफिनेटली एक फंक्शन होगा, जिसको हम इसका इनवर्स फंक्शन बोल देंगे g। और g जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा f इनवर्स। बिना बाइजेक्टिव के आप इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे इस केस में देखो, ये वाला फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। ये बाइजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1-1 नहीं है और ऑनटू भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तो फंक्शन है, यहाँ से यहाँ फंक्शन नहीं होगा। उसके दो रीज़न है कि नहीं होगा। एक तो इस एलिमेंट की इमेज नहीं बनती, और एक इस एलिमेंट की दो इमेज है। यानी ऐसा फंक्शन कभी भी इन्वर्टेबल यानी
बी टू ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिस फंक्शन के अंदर मैनी वन और इंटू हो। क्लियर होगी बात? साइन फंक्शन मैनी वन इंटू होता है, साइन फंक्शन। अगर मैं साइन फंक्शन के बारे में बात करूं तो साइन एक्स रियल टू रियल है ना, गिवन बाय वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। आपको पता है साइन एक्स की रेंज तो -1 से 1 ही होती है, क्लोज इंटरवल। तो कोडोमेन तो रियल नंबर है, तो 2 एलिमेंट की प्री इमेज क्या होगी? साइन में कोई भी एंगल रख लो 2 आंसर आएगा, 1 से बड़ा आंसर आएगा नहीं आएगा, जबकि कोडोमेन तो रियल नंबर है। 1 से बड़े और -1 से छोटे किसी भी रियल नंबर की कोई भी प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे एलिमेंट खाली होंगे। यहाँ अगर एंगल्स हैं π/3 π/2 ये सभी रियल नंबर है, रेडियन में एंगल्स हैं, इन सब के आंसर होंगे कहीं ना कहीं। सारे आंसर -1 से 1 पर ही मैप कर रहे होंगे और आंसर भी ओवरलैप मैप कर रहे होंगे। जैसे 0 का आंसर 0 होगा और पाई का आंसर भी 0 ही होगा साइन के अंदर। उससे पता लगा कि ये मैनी वन है। अलग अलग एंगल्स पर सेम आंसर आता है, साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई, सबके आंसर सेम है। साइन π/6 और साइन 5 π/6 पर भी सेम आंसर है 1/2। कहने का मतलब क्या हो गया? साइन एक्स फंक्शन अगर रियल टू रियल में है तो मैनी वन है, बहुत सारे एंगल्स का सेम आंसर दे रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम इमेज मिल रहा है। और दूसरी बात, कुछ एलिमेंट्स कोडोमेन में ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं -1 से 1 को छोड़कर। इवन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहीं ना कहीं मैनी वन इंटू है। तो इसका साइन इनवर्स, जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा साइन इनवर्स एक्स, ऐसे तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अगर मैं इसकी डोमेन और कोडोमेन इन दोनों को क्या कर दूं? चेंज कर दूं, रिस्ट्रिक्ट कर दूं, इनको नए तरीके से डिफाइन करूं, इस तरीके से डिफाइन करूं कि वो 1 1 एंड ऑन 2 बन जाए, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल हो जाएगा। समझ में आई बात? और फिर हम उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे और इन्वर्स एग्जिस्ट करा के फिर उसकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। कोई दिक्कत? 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे, tan ऑफ थीटा इक्वल टू y/x पढ़ते थे। थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता था तो वो tan इनवर्स y/x है, लेकिन वहाँ 11th में tan इनवर्स बताने में मेरे को दिक्कत आती है क्योंकि बच्चा उस टाइम इनवर्स को नहीं पढ़ रहा होता। यूज तो 12th क्लास में ही होगा ना एक्चुअल इनवर्स का, ठीक है? तो एक्चुअल में अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को राइट साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हो तो वो इन्वर्टेबल हो जाता है, इनवर्स में चला जाता है। इसका एक और इनवर्स tan ही हो जाएगा। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने के लिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना जरूरी है जो मैनी वन इंटू है। अब इनवर्स फंक्शन में मतलब ये होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू से एंगल की तरफ जा रहे होंगे। जैसे कि साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 इज 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब ऐसा एंगल बताओ साइन में जिसकी वैल्यू 1/2 आ जाए। कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। बट ये डिफाइन करने से पहले आपको ये तो कंफर्म्ड होना चाहिए ना कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, ताकि सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज के एक ही आंसर दे पाओ, अलग अलग आंसर थोड़ा दे पाओगे। मल्टीपल आंसर नॉट एक्सेप्टेड इन मैथमेटिक्स। सेकंड थिंग कि ऐसा कोई एंगल, ऐसा कोई नंबर ना हो जिसके लिए एंगल ही एग्जिस्ट ना करता है। जैसे साइन इनवर्स 2 का कोई एंगल ही नहीं बन सकता क्योंकि साइन का कोई ऐसा एंगल ही नहीं है जो 2 पर मैप करता हो। इसीलिए हम इंजेक्टिविटी बाइजेक्टिविटी पढ़ रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 नहीं है तो उसकी डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, चेंज करके, मॉडिफाई करके ऐसा बनाया जा सकता है कि वो 1 1 एंड ऑन 2 हो जाए। और जैसे ही 1 1 ऑन 2 हुआ वो बाइजेक्टिव हो जाएगा और फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब हम उसका इन्वर्स पढ़ेंगे तो साथ साथ इन्वर्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। और इन्वर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो नाउ वी हैव अ टूल कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी है, पढ़ लिए हमने 11th में, उसके फॉर्मूले हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हो गई और अलजेब्रिक फंक्शन तो है ही है। अब कैटेगरी ऑफ फंक्शंस बहुत सारी होगी। जहां पर कैलकुलस स्टार्ट होगी वहां पर इन फंक्शंस का हम पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब कि इन फंक्शंस से खेलेंगे, इन फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे, इन फंक्शंस की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, इन फंक्शन के डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे, इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इन फंक्शन के इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन को पढ़ेंगे और इन फंक्शंस की हेल्प से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन फंक्शंस के मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज, कहाँ पर ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, सब स्टडी करेंगे। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, रियल लाइफ में भी यूज़ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में आएगा। अब तक आप इंटीग्रेशन एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप एरिया निकाल सकते हो अंडर द कर्व। आप अभी तक ये वाला एरिया नहीं निकाल सकते, ये कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है। अभी तक तो आप रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह, ट्रायंगल वगैरह के छोटे जो प्लेन फिगर्स होते हैं उनके एरिया निकाल सकते हो। बट इंटीग्रेशन की हेल्प से आप इस कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हो, इस कर्व का एरिया फाइंड कर सकते हो जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से बाउंडेड है। और उस सब के लिए यू हैव टू स्टडी अबाउट फंक्शंस, their derivatives, their integrations, और functions include trigonometry function, algebraic function, exponential logarithm function, trigonometry, exponential, inverse trigonometry function, algebraic, ये सब। तो इसीलिए हमें ये सब पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे। along with their graph properties, along with their graph and properties, आधा तो फंक्शन 11th क्लास में ही होता है, डोमेन, रेंज सीखना, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन ऑन ए सेट, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।
आधा तो फंक्शन 11th में ही है और बाकी 12th क्लास में। हम फंक्शन को और देखते हैं कि वो किस टाइप का है, ताकि बाइजेक्टिविटी को स्टडी कर सकें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक। कल मैंने तुम्हें ग्राफ से ये नहीं बताया था कि ऑन टू कैसे चेक करते हैं। 1-1 तो ग्राफ से चेक करना आता है, क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और फंक्शन कैसे चेक करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट से। अब मैं तुम्हें ऑन टू बता रहा हूँ कि ऑन टू फंक्शन को ग्राफिकली अप्रोच से कैसे चेक करेंगे हम। तो ऑन टू फंक्शन को अगर आपने ग्राफ पर चेक करना हो तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो, ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है, और मैंने ग्राफ बनाया, किसका ग्राफ है ये, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। क्लियर? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ के ऊपर मैं कोई कोऑर्डिनेट ले लूँ, ये डॉट मैंने क्या लिया है, कोई पॉइंट ले लिया, कोई कोऑर्डिनेट ले लिया, किसके ग्राफ पर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ पर। इसके कोऑर्डिनेट के साइन बता सकते हो, प्लस होंगे या माइनस होंगे? दोनों प्लस होंगे। इसका मतलब ये y पॉजिटिव होगा और ये वाला x भी क्या होगा, कोई दिक्कत? यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव और, क्लियर हुआ? मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि इसके ग्राफ का कोऑर्डिनेट का y वाला पोर्शन, y की वैल्यू यहाँ पर होगी ना, और x की वैल्यू ये वाली वैल्यू होगी, x की वैल्यू ये होगी और y की वैल्यू ये होगी, है कि नहीं है? इस ग्राफ को देखकर मैं कह सकता हूँ y सिर्फ पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली 0 से बड़ी वैल्यू ले रहा है और 0 वैल्यू ले रहा है। y टेक्स नॉन नेगेटिव वैल्यूज। क्या इसका ग्राफ y नेगेटिव वैल्यू ले रहा है? कैसे पता लगा? नीचे ग्राफ दिख रहा है, यहाँ कहीं इस पोर्शन में ग्राफ है, कहीं इस रीजन में ग्राफ है, नहीं है ना? इस रीजन में ग्राफ नहीं है। आपका y एक्सिस पर ग्राफ पूरा होना चाहिए। अगर पूरा ग्राफ है तो इसका मतलब क्या है, हम जनरली फंक्शन को समझते हैं कि रियल टू रियल, रियल वैल्यूड फंक्शन मानते हैं, तो उसकी कोडोमेन क्या होती है हमारी, रियल नंबर। अगर कोडोमेन रियल नंबर होता है तो रियल नंबर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट की कोई प्री इमेज होनी चाहिए। अगर इसकी कोई प्री इमेज है तो कोऑर्डिनेट बन गया जो फंक्शन को सेटिस्फाई करे, और वो अगर कोऑर्डिनेट बना तो इस ग्राफ पर प्लॉट होगा। ग्राफ पर प्लॉट होगा तो कहीं भी दिखेगा, पर कर्व तो दिखेगी ना, जो कि y माइनस से लेकर प्लस तक में पूरी कर्व बनेगी। वो कैसी भी बने पर पूरी कर्व बनेगी। ये नीचे वाले पोर्शन के लिए कर्व नहीं थी। समझ में आया? दोबारा बताऊं? बोलो। एक एग्जांपल से देखते हैं। अब शायद तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ऑन टू कैसे देखना है, लेकिन फिर भी हम 2-3 एग्जांपल। अब बताना कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? आर्यन, ये फंक्शन ऑन टू है? बताओ हाँ या नहीं, बताओ। नहीं, रीज़न? वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 0 पर कट कर रहा है या नहीं कर रहा? क्यों नहीं है? हाँ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। हाँ, आगे। हाँ, आगे डिफाइन कर दे कि रिस्ट्रिक्शन कर दे कि -0 कर दे। क्या -0 कर दे? एलिमेंट माइनस कर दे कि ये एलिमेंट नहीं आ सकता, जो भी नंबर है। तो फिर एक मिनट बताना कि ऑन टू क्यों नहीं है। क्या लगा? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? हाँ, तो ऑन टू नहीं था या ऑन टू था? y की ग्रेटर वैल्यू आ रही थी ना, तो ऑन टू था या नहीं था? ऑन टू था या नहीं था? मैंने क्या बताया था? नहीं था ना। मैंने ये बताया था कि ऑन टू नहीं था, यही सुना था ना। अभी तुमने पहले उल्टा सोच लिया क्या? पहले उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने तुम्हें ये बताया था, इस रीजन में ग्राफ नहीं बन रहा। फंक्शन रियल टू रियल है, फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर ये रियल नंबर का सेट है तो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू होंगी या नहीं होंगी? उनके लिए कोई कोऑर्डिनेट अपीयर होगा? अगर अपीयर होता तो यहाँ ग्राफ नहीं बनता, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। नहीं बताया था? तो आर्यन का सही है, ये फंक्शन ऑन टू है। नहीं आई बात समझ में? यस, दिस फंक्शन इज ऑन टू। ये सभी रियल वैल्यू ले रहा है फंक्शन।
आप एक काम करो, इस फंक्शन पे कोऑर्डिनेट ले लो कोई भी, इस कोऑर्डिनेट पर y की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव, और x की वैल्यू भी, कहीं भी कोऑर्डिनेट ले लो, कहीं भी इस स्ट्रेट लाइन पर कोऑर्डिनेट ले लो, कि आपको y x नहीं देखना, क्या देखना है, y देखना है। y की स्पेसिफिक वैल्यू मिल रही है, y की वैल्यू स्पेसिफिक मिल रही है, कहाँ मिल रही है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ कुछ वैल्यूज मिल रही हैं, स्पेसिफिक का मतलब है कि कुछ वैल्यू मिल रही हैं, सभी रियल नहीं मिल रही हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आएगी, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दो तो आएंगी नहीं, एक ही आएगी। मैंने कहा स्पेसिफिक वैल्यू मतलब ऐसा है क्या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सिर्फ नेगेटिव आ रही है, सभी वैल्यू नहीं ले रहा। इस एरो का मतलब है इनफाइनाइट जाएगा, सभी वैल्यू ले रहा है, ये पर्टिकुलर वैल्यूज ले रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। नीचे कहाँ आ रहा है इसका ग्राफ, दिस फंक्शन इज ऐसे सोचना, हमने कल किया भी था, x इज इक्वल टू रूट वाई विद प्लस माइनस, वाई को -1 ले लो, x की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन तो नहीं है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन थोड़ा ना है, ये तो रियल प्लेन है, रियल प्लेन है। x की वैल्यू आयोटा होती तो -1 पर मैप करता वो, आयोटा स्क्वायर इज -1, और आयोटा यहाँ कहाँ दिखाओगे, इसका मतलब -1 हैज़ नो प्री इमेज, -1 हैज़ प्री इमेज आयोटा विच डजंट बिलोंग टू दिस रियल नंबर सेट, इसका मतलब -1 की कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब -1 के लिए कोई कोऑर्डिनेट बना ही नहीं फंक्शन का, अगर बनता तो यहाँ कहीं तो आता, -1 के सामने कहीं तो उसकी x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होता वो। अगर x की वैल्यू आयोटा होती यहाँ पर सपोज, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ जाता, तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस होता ना, तो ग्राफ y एक्सिस के अलोंग कहीं ना कहीं तो मिलता। नहीं समझ में, ये y एक्सिस है ना, कहाँ से शुरू है, -∞ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देखना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक ऐसे सोचो, एक वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन ये जैसे स्कैनर नहीं होता, ये नीचे से ऊपर स्कैन कर रहा है, जब आप इसको नीचे से ऊपर स्कैन करते हो, हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक कोऑर्डिनेट मिलता है। अगर कोई कोऑर्डिनेट मिलता है तो पक्का वो y की वैल्यू होगी, उसके लिए कोई ना कोई x होगा। नहीं है समझ में, करना स्कैन, नीचे वाली वैल्यू के लिए मिलता है कोई, ऊपर वाली वैल्यू के लिए मिलता है, हाँ मिलता है। अब ये मत कहना कि दो मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 1 1 नहीं है बस, बेसिकली कम से कम एक जरूर मिलना चाहिए। नहीं हुआ, अब आगे समझ में, मतलब हमें देखना है कि y एक्सिस पूरा भरा हुआ या नहीं भरा हुआ, मतलब y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास x एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब ग्राफ बनना चाहिए पूरा y एक्सिस के अलोंग। दोबारा बताऊं क्या, पक्का आप समझ में आ गया, चेक करें। अब बताना कि कौन से फंक्शन ऑन टू है, 1 1 है या नहीं है। मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये x³ फंक्शन है, ये mod x फंक्शन है। पैराबोला, बताओ 1 1 है, बोलो नहीं है, 1 1 कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन दो कोऑर्डिनेट कट करेगा, -1 और 1 का मोड 1 होता है, -1 और 1 हैज सेम प्री इमेज, डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम प्री इमेज, तो 1 1 नहीं है। कैसा फंक्शन हुआ, मैनी 1 हो गया, ऑन टू है या नहीं है, तो कैसा हो गया, रीजन, अरे मोड x कभी -1 लेगा, मोड x कभी -2 लेगा क्या, बता दो ऐसा कोई मैजिकल बच्चा जो x की वैल्यू बता दे, कुछ भी ले लो आंसर, तो हमें इसकी वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, नेगेटिव कहाँ से अपीयर हो जाएंगी, नीचे वाले में ग्राफ का बन रहा है, स्कैन करके देखो नीचे खाली है जगह, प्लॉट खाली है, ऊपर भरा हुआ है, ये फंक्शन ऑन टू है, बिल्कुल है, ड्रॉ करो, हर बार कटेगा कहीं ना कहीं, तो क्यूबिक है ना, तो एक रूट तो रियल आएगा ही आएगा, नहीं आई बात समझ में। और 1 1 है, बिल्कुल है, तो 1 1 भी है, और समझ में आया, ये फंक्शन रियल टू रियल पर है, x³
तो रियल टू रियल एक्स क्यूब 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। सोचना एन टू एन का तो ग्राफ भी नहीं बना पाओगे आप, बना लोगे एन टू एन का ग्राफ? एन टू एन का ग्राफ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, एन टू एन का ग्राफ कैसा बनेगा? और यही है फंक्शन एक्स क्यूब, और आपको पता है 1 1 तो होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 के लिए आंसर 1 ही आएगा, ये पॉइंट आ गया। 2 के लिए, 3 के लिए, ये बिंदी बिंदी बनेगा ग्राफ। ज्वाइन मत कर देना कभी गलती से भी, 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल और इरेशनल नंबर है, रैशनल और इरेशनल रियल नंबर है, वो तो नेचुरल नंबर थोड़ा है फिर, वो नहीं हो समझ में। इसका ग्राफ कैसा दिखा? जस्ट डॉट्स, वो भी ऐसे अलग अलग, नहीं है वो समझ में। 1 1 होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रॉ करो। अब वो तो 1 पे ही लोगे ना तुम, डोमेन के बाहर थोड़ा ले लोगे। डोमेन जब 1 2 3 4 है तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन 1 पर कट कर रहा है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 पर कट कर रहा है, नहीं है बस समझ में। अब ये बताओ, इसके नीचे तो ग्राफ बनेगा नहीं, ऑन टू है, ऑन टू कैसे हो सकता है? स्कैन करके देखना, सिर्फ यहाँ पर 1 से 2 के बीच में ये पॉइंट कहाँ आया? नहीं है बस समझ में, ये पॉइंट नहीं आया, ये आ गया, और ये 2 ले लो। अब ये नहीं कहना कि ये 1.2 है, क्योंकि वो तो उसके कोर डोमेन में ही नहीं है, तो ठीक है कोर डोमेन का लिया मैंने। 1 का क्यूब 1 होता है तो 2 का क्यूब 8 होगा ना, तो 1 से 8 के बीच में 2 3 4 5 6 7 उनकी प्री इमेजेस क्या होंगी? 2 की प्री इमेज क्या होगी? 2 की पावर 1/3 होगी। अरे तभी तो क्यूब करके 2 आएगा, तो 2 की प्री इमेज नेचुरल नंबर है क्या? एन टू एन पर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अगर होता ऑन टू तो सभी नेचुरल नंबर के लिए स्कैनिंग चलती, इस बार स्कैनिंग ऐसे ना चलने की जगह एक बार फिर बीच में गैप देकर फिर ऐसी स्कैनिंग चलेगी, मतलब नेचुरल नंबर में ही चलेगी ना स्कैनिंग। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग तो मिल गया, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं मिला, 3 में नहीं मिला, अब कहाँ मिलेगा? सीधा 8 पे। तो उसके बीच में कितने सारे होंगे जिनकी प्री इमेजेस नहीं है, तो ऑन टू नहीं है। और करके देखिए ना, x की वैल्यू कितनी आएगी? आप रखो ना y को 2, x की वैल्यू कितनी निकली? 2 नेचुरल नंबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो 2 की पावर 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 2 हैज़ नो प्री इमेज। समझ में आ गया? तो कैसा फंक्शन? अभी ये रियल टू रियल है, मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं थी ये रियल टू रियल है, पता क्यों? अरे ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, तो अंडरस्टूड सी बात है, रियल के ही ग्राफ कॉन्टिन्यूस बनते हैं, इंटीजर के नहीं बनते, ना ही नेचुरल के बनते हैं, ना ही होल के बनते हैं, ना ही रैशनल के बनते हैं, रियल के ही बनते हैं कॉन्टिन्यूस ग्राफ। क्योंकि रैशनल या इररैशनल के अंदर फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा, और जहाँ कुछ ना कुछ रहेगा उस गैप को कैसे फिल करोगे? उसके लिए वो एलिमेंट होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो नेचुरल वगैरह की बात नहीं करेंगे हम लोग, ग्राफ में रियल की बात करते हैं। चलो अंडरस्टूड होती है ये बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये फंक्शन क्या था हमारा? 1 1 भी था और ऑन टू भी था। मतलब क्या था? जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे ना, तो उसका इन्वर्स का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। और ये जो ग्राफ है ना, ये x की पावर 1/3 का ग्राफ होता है, y की पावर 1/3 है ना। अब वो प्ले विद ग्राफ वाली बुक पढ़ना जो IIT के लिए है, वो बीच में एक y = x लाइन लेगा, और उस लाइन के अबाउट आपको दिखाता है कि जो इन्वर्स ऑफ फंक्शन होता है वो इस लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, मिरर इमेज होती है ना। बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए कंसेप्ट में। मोड का भी मतलब जो फंक्शन इसको बाइजेक्टिवल नहीं हटाना पड़ेगा, इसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, कोड डोमेन भी छोटी करनी पड़ेगी, रेंज के इक्वल। फिलहाल ये बताओ 1 1 है या नहीं है? 1 1 नहीं है, क्या होएगा? होगा या नहीं होगा? होगा, ऊपर तक जा रहा है, हर एक वैल्यू ले रहा है, ऑन टू होगा। ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, और मैनी 1 × क्लियर। आर्यन 1 1 है, ऑन टू नहीं है, और 1 1 है। दीक्षा, तीसरा, अरे ये फंक्शन कब बना यार? तुमने तो बताओ, इल्लीगल काम कर दिया। ज़्यादा पढ़ते पढ़ते वर्टिकल लाइन टेस्ट भी भूल गए क्या? या ये वैसे बताऊँ क्या चीज़ है? ये पैराबोला है जो तुम 11th क्लास में पढ़ते थे कोनिक सेक्शन में। इस पैराबोला की इक्वेशन होती थी, बिल्कुल सही है, x = y²। ठीक है, एक काम करो, y की वैल्यू 1 रख लो, x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ पर 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे करो, y की वैल्यू -1 रखो, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 यहाँ होगी ना। x टू y तो है ना फंक्शन, x की वैल्यू तुमने 1 ली थी और y की वैल्यू 1 और -1 ली थी, तो दोनों मैप हो रहे थे ना, 1 1 पे भी और 1 -1 पे भी। नहीं आई बात समझ में? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट समझना पड़ेगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट में जब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है तो उस वर्टिकल लाइन पर x फिक्स होता है या y फिक्स होता है? y तो बदलता रहेगा, x तो फिक्स होगा। x तो वही होगा जो यहाँ पर x है। यहाँ x की कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू है a, हर जगह पर a होगा, लेकिन y बदलता रहेगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक y हुआ, तो a के लिए एक b मिल गया ना, तो बस खुश रहो। एक मिलना चाहिए, दो कैसे मिल सकते हैं? अब दूसरा, नीचे जा रही है लाइन तो ग्राफ क्यों बन रही है भला? और बन रहा है ग्राफ, बन रहा है तो ये वैल्यू नेगेटिव की होगी, चाहे कुछ भी हो। से ये वैल्यू c है, a रिलेट कर रहा है b से, a रिलेट कर रहा है c से, a की दो इमेज नहीं होगी क्या? एक बुलेट से दो लोगों को मार दिया, जादूगर थोड़ा हो, तो फंक्शन थोड़ा बना, मल्टीपल आंसर आ गया आपके पास। एक x डालने से, इनपुट एक डालने से आउटपुट दो आ गए। अरे एक इनपुट पे एक आउटपुट तो मिलेगा, तभी तो फंक्शन माना जाएगा। व्हेन इट गिव्स यू यूनिक आउटपुट। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पर वेरिएबल पर डिपेंड करता है ना, तो इंडिपेंडेंट अगर आपने कुछ डाला तो डिपेंडेंट एक ही तो मिलेगा। नहीं है वैसे समझ में? तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इस नीचे वाले के आने की वजह से। दोबारा बताऊँ, ये आ गया समझ में? जब फंक्शन नहीं है तो वो 1 1 on 2 वगैरह उसके बारे में बात करनी चाहिए। पहले फंक्शन होगा तभी तो उसके टाइप को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, और हम कुछ और ही सोच रहे थे 1 1 on 2, ऐसा कुछ नहीं सोचना जब फंक्शन ही नहीं है तो। चलें आगे। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट में समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। वर्टिकल सर्कल फंक्शन होता है, एलिप्स फंक्शन होता है नहीं। क्लियर? बहुत सारी कर्व्स हैं जो फंक्शन नहीं है, और जब ये फंक्शन नहीं है तो फिर इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। और ये शायद लिखवाया था फंक्शन के अंदर, जब तुमने अगर वीडियो देखी हो, ए बी बिलोंग्स टू सम सेट एस एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, देन बी मस्ट बी इक्वल टू सी। इससे मैंने डिफाइन कराया था कि ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज। इफ इट हैज मोर देन 2 इमेज, देन 2 वैल्यूज हैव टू बी इक्वल। बी एंड सी आर इक्वल, देन वी कैन से कि ठीक है वो एक ही इमेज बन रही है। चलें आगे। वन अपॉन एक्स का ग्राफ ये ऐसा बनता है, ये ग्राफ बनता है 1 अपॉन एक्स का। बताना जरा, 1 1 है, ये आगे जाएगा इनफाइनाइट। 1 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखो तो 1 1 है या नहीं है? बिल्कुल है, 1 1 है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन यही है, ग्राफ से देख लिया 1 1 है। ऑन टू है या नहीं है? देखना ऑन टू है या नहीं है। दम चाहिए ऑन टू बोलने के लिए। उन्होंने बोला ऑन टू नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बता कि क्यों नहीं है? 1/0 हाँ शाबाश, वेरी गुड। देखो आपने एक अजम्पशन तो ली है ना, ऑन टू चेक करने से पहले मुझे बताओ तो कोडोमेन का सेट क्या है। मैं नहीं बताऊंगा तो आप हमेशा रियल टू रियल ही लेना। डोमेन में रियल नहीं हो सकता, एक्सेप्ट 0 होगा ही होगा, नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं करेगा। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि डोमेन तो आप वही लोगे ना जिन वैल्यू के लिए डिफाइन करता है, लेकिन कोड डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोड डोमेन में तो आर ही है, आर है तो 0 भी होगा। 1/x कभी भी 0 के इक्वल देखा आपने? कभी सॉल्व कर लो 1/x, आंसर 0 आता है? नहीं आता। पता है किस पर आंसर आएगा? 0, इन्फिनिटी पर। 1/∞ 0 होगा और x इन्फाइनाइट हो ही नहीं सकता। x तो रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर ओपन इंटरवल होता है -∞ से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कांट बी इंक्लूडेड। सो 1/∞ इज 0, तो इन्फिनिटी कांट बी इंक्लूडेड, इट कांट बी 0। तो 1/समथिंग वैल्यू कभी 0 तो नहीं बन सकती। क्लियर हुआ? और ध्यान से देखो, जब मैं स्कैन कर रहा था ना, एक जगह पर आकर स्कैन ने एरर दिखा दिया। बोलो इस जगह पर आकर एरर नहीं दिखाया होगा, एक छोटे से पॉइंट पर स्कैन करता तो हर एक वैल्यू ली है। देखो सारी वैल्यू ली है, नेगेटिव से पॉजिटिव सारी वैल्यू ली है। 1/x की वैल्यू किसी ने बोला सर 0.235 दिखा दो, मैंने कहा मैं दे दूंगा x तुमको, क्या दिक्कत है? लो ये लो x ले लो तुम, ये x है तुम्हारा। इस x को यहाँ पुट करो, ऊपर नहीं आ जाएगा वो, यही वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी। ऑन टू का मतलब क्या? आप कोई भी मुझे कोडोमेन का एलिमेंट दे दो, मैं आपको x दे दूंगा उसके लिए, और वो x दूंगा जो आप फंक्शन में पुट करना आपको वही मिल जाएगा। इसका मतलब आपके हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए मैं प्री इमेज प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, और वो जो प्री इमेज मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वही फंक्शन में जब आप डालते हो तो आपको इमेज वही मिलती है जो आपको चाहिए होती है।
आपने कहा सर 1/x की वैल्यू प्रूव करके दिखाओ, 5 भी आ जाती है। मैं कह रहा हूँ x को 1/5 ले लो, खत्म, काम खत्म। y फंक्शन क्या था 1/x, मैंने कहा x को 1/5 लो, 1/5 ऊपर जाएगा तो y कितना आ गया 5। ये 5 किसने दिया था, आपने कहा था कि सर 5 ला कर आओ, 5 लेकर आओ फंक्शन की वैल्यू, यानी फंक्शन y था ना। अब 5 कहाँ से उठाया था आपने, कोडोमेन से। अब 5 की जगह 7 उठाते, 0.2 था, कोई भी उठाते, मैं उसका रेसिप्रोकल करता। मतलब मैंने ऐसे सोचा y = 1/x है तो x = 1/y होगा। तो तुम कहोगे सर मुझे y चाहिए वैल्यू, मैं कहूँगा 1/y ले लो, तुमने कहा 2, मैं कहूँगा 1/2 ले लो और फंक्शन में पुट कर दो, तुम्हें 2 ही मिलेगा। अब तुमने कहा सर मेरे को 0 चाहिए, मैं क्या करूँगा 1/0 ले लो, वो तो डिफाइन ही नहीं करता, इसीलिए तुम्हें 1/x का आंसर 0 मिल नहीं सकता। और जब स्कैन कर रहे थे तो सारा स्कैन हुआ, लेकिन एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू नहीं आई, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा उसी टेस्ट से जो ग्राफ पर देखा हमने। लेकिन अगर मैं इस रियल पे स्टार बना दूं या रियल के नीचे 0 लिख दूं, R0 लिख दूं, इस रियल स्टार का मतलब R-0 ये कर दूं अगर, तो हो जाएगा। क्योंकि इस बार मैंने आपको कोडोमेन कैसी दी है, स्पेशल कोडोमेन दी है, रिस्ट्रिक्टेड दी है, जिसके अंदर मैंने उसको मॉडिफाई कर रखा है और इस तरह से मॉडिफाई करा है कि वो ऑन टू बन जाए। अब आप कह ही नहीं सकते कुछ भी ऑन टू होगा, क्योंकि 0 तो मैंने ही खुद कह रखा है नहीं लेना। अब आया समझ में नहीं आया। अच्छा ये 1/x हो गया। क्वेश्चन करते हैं, चलो एग्जाम्पल 1 बुक का एनसी एलिमेंट्स की बुक का एग्जाम्पल 1.3 से पहले जो एग्जाम्पल है उस पर। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन अ स्कूल। ए एक सेट है 30 स्टूडेंट्स का, एक क्लास का, एक स्कूल में। तो ए इज सेट ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ स्कूल। किसी स्कूल में एक क्लास के 30 स्टूडेंट्स का सेट है ए, 30 कार्डिनलिटी होगी उसकी। f एक फंक्शन दिया है a to n पर, f एक फंक्शन दिया है a to n पर। क्लियर? कैसा भी फंक्शन हो, एक बात सोचना, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। मैं आगे नहीं पढ़ रहा क्वेश्चन, मेरे को वैसे ही फीलिंग आ जानी चाहिए, ऑन टू नहीं हो सकता। इसमें 30 एलिमेंट है और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। ऑन टू होने के लिए हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज कैसे हो सकती है, समझ में आई बात? या हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर एक एक के साथ जा रहा है, बहुत सबके साथ जा रहा है, फिर बात अलग है, लेकिन वो इनफाइनाइट है और वो फाइनाइट है। इसमें फाइनाइट और इसमें, क्लियर हुई बात? और एक पे दो, ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली ये ऑन टू नहीं हो सकता। 1-1 हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब ये ए क्या है, स्टूडेंट्स का सेट, और एन क्या है, नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट और नेचुरल नंबर के बीच में कोई फंक्शन डिफाइन करा रहे हो, मतलब आप सोचो आपका मैं नेचुरल नंबर के साथ कोई फंक्शन बना सकता हूँ, आपका नेचुरल नंबर के साथ कोई फंक्शन बना सकता हूँ, कैसे बनाऊंगा? आपका नेचुरल नंबर के साथ कोई फंक्शन, स्कूल में पहले दिन जब जाते हो ना, तो आपका सबसे पहला फंक्शन यही बनाते हैं, वो आपका फंक्शन नंबर के साथ बनाते हैं, आपको एडमिशन नंबर देते हैं, तो बना नहीं दिया एडमिशन नंबर 348, उस बच्चे को नहीं बुलाते, एडमिशन नंबर 348 ने ये कांड करा है, नहीं आई बात समझ में? या उसने ही जो भी कुछ किया है, या वही फर्स्ट आया है तो वही आया है। तो वो जो नंबर प्रोवाइड करा देते हैं वो उसका यूनिक एडमिशन नंबर होता है या नहीं होता? फिर क्लास का रोल नंबर, वो भी नेचुरल नंबर है। कभी देखा इंटीजर में -2 रोल नंबर इधर, ऐसा नहीं होता, नेचुरल नंबर में ही आते ना। तो मतलब हम एक बच्चे को उसके रोल नंबर के साथ कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको रोल नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो फंक्शन पॉसिबल है ना, इसी टाइप का ही हो सकता है। चलें आगे पढ़ना क्वेश्चन। फंक्शन डिफाइन किया गया, उसने फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स में। ये पता है एक्स कौन है? स्टूडेंट है। अरे एक्स कौन होता है? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेट कौन है? ए में कौन है? स्टूडेंट्स, तो एक्स कौन हुआ? स्टूडेंट। तो एफ एक्स के बारे में क्या किसी लिख दिया? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, मीनिंगलेस हो गया। एफ ऑफ फंक्शन ऑफ स्टूडेंट इज स्टूडेंट प्लस 1, ये क्या बात हुई? इट हैज टू बी समथिंग दैट मेक सेंस। पढ़ो फंक्शन क्या दिया होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है? हाँ, तो इट मेक सेंस और नो, लेकिन उसे बताया नहीं रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स क्या है। रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ भी होगा, वो नेचुरल नंबर ही होगा जब सेट ही नेचुरल नंबर का। तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 कैन बी 1 2 3 4 कुछ भी। क्या एक स्टूडेंट को 2 रोल नंबर देते हैं?
आज ये नहीं ये यूज़ कर लियो, ऐसा तो नहीं होता, एक ही देते हैं ना रोल नंबर। एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव अ यूनिक रोल नंबर, देयरफॉर एवरी डिफरेंट एलिमेंट हैज़ अ डिफरेंट इमेज इन नेचुरल नंबर। वो कोई भी हो सकता है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर ही यूज़ कर लेता हूँ। स्टूडेंट S1 S2 से लेकर S30 तक ये डायग्राम बनाकर दिखा देना, हर एक एलिमेंट की एक इमेज, कैसा फंक्शन, और साथ में ऑन टू नहीं होगा, 31 की प्री इमेज। क्लियर हुआ? क्या कह रहे हैं? शो दैट f इज 1 1 बट नोट ऑन 1 1 होगा पर ऑन टू नहीं होगा। लिख कर दिखाऊं या लिख लोगे? एक बार बुक में पढ़ लेना, यही थ्योरी लिखनी है। देखो fa to n fx equal to roll number of student x, it is a known fact that no two different student of same class can have the same roll number। दो डिफरेंट बच्चों का एक रोल नंबर तो हो नहीं सकता। क्लियर होगी बात? इसका मतलब मैनी वन तो नहीं होगा, मैनी वन नहीं होगा तो क्या होगा फिर? 1 1। दूसरी बात, फर्दर इफ द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 1 to 30, अगर 1 से 30 दिए हैं तो 31 32 एंड सो ऑन, ये बहुत सारे नेचुरल नंबर है, इनकी प्री इमेज नहीं होगी। नेचुरल नंबर हैं बट दे डोंट हैव एनी नंबर ऑफ, दे डोंट आर नॉट रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट, ये कोई भी स्टूडेंट के रोल नंबर नहीं है, यानी इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो इसको लिख लोगे ना, बस लिखने का ही है मैटर। और मैं वो थ्योरी लिख कर दिखाऊँ, ऐसे समझा दिया मैंने। सेकेंड एग्जाम्पल देखना, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ नेचुरल टू नेचुरल, क्या दिया है? f1 f2 किसके इक्वल है? 1 के। और फंक्शन fx क्या दिया अपने को? x ग्रेटर देन क्या है? फॉर एवरी, यानी ये फॉर्मूला तब ट्रू है जब x वैल्यू 2 से बड़ी लोगे। और ये दिखाना है ये ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। 1 1 तो साफ साफ सी बात है नहीं है। यहाँ से क्या आ गया? मैनी वन बाय डेफिनेशन। 1 1 तो है ही नहीं, मैनी वन फंक्शन हो गया क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज है। अब क्या दिखाना है कि ये फंक्शन ऑन टू है। क्लियर? ऑन टू होने का मतलब हर एक नेचुरल नंबर की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। 1 की प्री इमेज तो 2 है, 1 भी है और 2 भी है। 1 की प्री इमेज तो आ रही है। यहाँ पर x को क्या पुट करोगे? 2 से बड़ा 3 पुट करना, 4 पुट करना, 3 5 पुट करना एंड सो ऑन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आई कैन से ऑन टू के रिगार्डिंग आई कैन से व्हेन जो fx है y इज इक्वल टू 1 और y इज 2, देयरफॉर x विल बी 1। यहाँ पर व्हेन y इज 1 देन इट इम्प्लाइज x इज 1 और x इज, देखो दिया हुआ ना, ये y की तो वैल्यू है 1, इस 1 के लिए 1 भी है और 2 भी है, तो 1 की प्री इमेज है या नहीं है? 1 की प्री इमेज है। नाउ फॉर y ग्रेटर देन कितना? जब y की वैल्यू किससे बड़ी होगी? 1 से बड़ी होगी। देन मतलब 1 से बड़ी मतलब कितनी? 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी नेचुरल नंबर है, एंड y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देन fx कौन है हमारा? fx कौन है? y। यहाँ से आप y प्लस 1 इक्वल टू क्या निकाल लोगे? बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? y प्लस 1 इक्वल टू x, मतलब मैंने क्या किया? इसको इधर ले आया और x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y। चलिए आगे, y 1 से बड़ा है। अगर y 1 से बड़ा है तो y प्लस 1, ये देख रहा हूँ मैं, y प्लस 1 किससे बड़ा होगा? देयरफॉर y प्लस 1 तो x के इक्वल था, x किससे बड़ा होगा? यही तो दे रखा है उसने, विच इज ट्रू। नहीं आई बात समझ में? मतलब मैंने यहाँ पर ये शो करके दिखाया है कि ग्रेट y व्हेन y इज ग्रेटर देन 1 एंड y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 देयर एग्जिस्ट x ग्रेटर देन 2 टू हैव दैट इमेज। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 जो भी लोगे आप, उससे एक कम हो जाएगा ना। आपको y 5 चाहिए तो x 6 ले लेना, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो देयरफॉर f इज, अभी इसमें लिखने का तरीका ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं और बताऊंगा। वैसे ये बिल्कुल डेफिनेशन वाइज ही है। आपने एवरी नेचुरल नंबर के लिए कहीं ना कहीं, कोडोमेन के एवरी नेचुरल नंबर के लिए कहीं ना कहीं आपने उसकी प्री इमेज को डिफाइन कराया है। इसके अंदर n कोडोमेन था और कोडोमेन नेचुरल नंबर है, तो n क्या है हमारा सेट? 1 2 3 से लेकर एंड सो ऑन। मैंने 1 के लिए स्पेसिफिक बता दिया, y व्हेन y इज 1 x इज 1 और 2, डायग्रामेटिकली देखना, नेचुरल टू नेचुरल 1 2 3 एंड सो ऑन है ना। इस 1 के लिए 1 भी है, इस 1 के लिए
एज पर द क्वेश्चन, इसीलिए तो ये 1 1 नहीं था, मैनी 1 था, पर ऑन टू तो है ना, इस 1 के लिए कम से कम एक ही मैच चाहिए, एक से ज़्यादा हो जाए कोई मतलब नहीं है। तो y1 के लिए x1 और 2 दोनों है, तो कम से कम एक तो है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑन टू तो हो गया, मतलब इतने के लिए हो गया। अब y आगे 2 3 4 एंड सो ऑन देखना, y2 कब आएगा, y 1 से बड़ा है ना, तो y प्लस 1 क्या हो गया, 2 से बड़ा, मतलब y 1 से बड़ा कब होगा, जब x 2 से बड़ा होगा, और x 2 से बड़ा होगा तो आपका ये फंक्शन ये रहा। तो जैसे ही x 2 से बड़ा हुआ y 1 से बड़ा होने लग जाएगा, ऐसा ही है ना, जैसे x3 हुआ, अभी करके दिखाया था, x3 हुआ यानी कि यहाँ 3 हुआ, y2 के लिए 3 आ जाएगा, 3 के लिए 4 आ जाएगा, 4 के लिए 5 आ जाएगा। ऐसा एलिमेंट बता दो जिसकी यहाँ प्री इमेज ना बनती हो, हो ही नहीं सकता। अरे मैंने तो रूल भी बता दिया है कि अगर यहाँ तुम्हारा y है तो यहाँ क्या होगा, तभी तो ये x-1 आता है यहाँ पर, यानी यहाँ x इधर जाता है तो x-1, और यहाँ से इधर आता है तो y+1। सो इफ यू टेक एनी y, वी हैव y+1 ऑलरेडी। सो इफ यू टेक एनी वैल्यू सच एज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, देन इट्स प्री इमेज डेफिनेटली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ y+1। 1 के लिए नहीं थी तो वो तो अलग से दिखाई थी ना, ये 1 नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि x2 होगा तब आएगा 1, और मना करके x2 से बड़ा है, तभी तो उसने अलग से डिफाइन कर रखा है। नहीं आया समझ में, कल करते हैं बाकी। आज जो कराया है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल लेवल पर भी और हायर लेवल पर भी।